वेलकम दोस्तों, एक और दिल को छू लेने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है माइंडसेट मैटर्स में। मैं हूं संस्कृत, आपका एआई होस्ट, और आज हम लाए हैं एक कहानी जो एक तरह का फैमिली सैक्रिफाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक वार्निंग है, और दूसरी तरफ एक इंस्पिरेशन। यह कहानी है किशन गुप्ता और उनके फैमिली की, जो उनके बेटे रोहित हमसे शेयर करने आए हैं। यह कहानी एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली के बड़े बेटे और एक पिता की है, जिन्होंने अपने फैमिली के लिए सब कुछ किया, लेकिन अपने और अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के लिए कुछ नहीं बचा पाए। अपने एक्सटेंडेड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे छोटी बहन और भाई की एजुकेशन, बिजनेस और शादी के लिए उन्होंने एक के बाद एक लोन लिया, और फिर एक दिन ये लोन का बोझ उनके जवान बेटे रोहित के कंधों पर आ गिरा। लेकिन यह सिर्फ पछतावे की कहानी नहीं है, यह है एक बेटे की अपनी फैमिली को लोन चुकाने के बाद दोबारा खड़ा करने की और अपने फैमिली को इज्जत के साथ जीवन देने की कहानी। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं खुद रोहित गुप्ता, जिन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में अपने पिता का 20 लाख का लोन चुकाकर आगे बढ़े। रोहित, वेलकम है शो में। थैंक्स अ लॉट संस्कृत जी। यहाँ आना और आपके सामने अपनी स्टोरी शेयर करना मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। अपने पिता किशन गुप्ता जी के बारे में बताइए, और किस तरह उन्होंने इतने लोन ले लिए। पापा एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, दिल के साफ, हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाले। घर के सबसे बड़े होने के नाते उन्होंने अपने बहन भाइयों की शादी, पढ़ाई, बिजनेस सब में हाथ लगाया। लेकिन ये सब बैंक लोन्स, गोल्ड लोन्स, प्राइवेट लेंडर्स से लिया गया पैसे थे, जो उन्होंने बिना हमारे और किसी के साथ बात किए बिना लिए। मैं समझ सकता हूं कि एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़े बेटे की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी ये सोचा, परिवार मदद मांगता है तो देना मेरा फर्ज है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर वो एक दिन नहीं रहे तो क्या होगा। इस बात को लेकर कभी आपकी मदर ने सवाल नहीं पूछा? मेरी माँ बहुत ही सिंपल और आज की दुनिया के लोगों से बहुत अलग है। वो हमेशा से पापा की हर बात को मानती थी और उनके लिए पापा की बात पत्थर की लकीर होती। उन्होंने या मेरे अंकल ने कोई प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की थी, ना इंश्योरेंस, ना इमरजेंसी फंड, ना ये पता करने की कोशिश की पापा ये सब ऐसे कहाँ से और कैसे ला रहे हैं। तो आपके घर में इस बारे में कोई बात या बहस नहीं हुई? नहीं, और होती भी किससे। माँ कभी कुछ बोलती नहीं थी और हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था। बुआ शादी के बाद मुंबई चली गई और चाचा जी दूसरे शहर इंदौर में बिजनेस के लिए अपनी फैमिली के साथ, और हम यहाँ पुणे में रहते थे। आपके फादर की मंथली इनकम क्या थी, या वे क्या करते थे कि इतने सालों तक लोन चुका पाए? मेरे पापा एक सिविल इंजीनियर थे, एक प्राइवेट कंपनी में। उनकी एग्जैक्ट सैलरी तो नहीं पता थी, लेकिन इतना था कि वो हमें एक अच्छी लाइफ दे रहे थे। और फिर वह दिन आया जब आपके लिए सब कुछ बदल गया। 2 साल पहले पापा को अचानक हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल ले गए लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। मैं तब सिर्फ 18 साल का था। माँ शॉक में थी और उस टाइम मेरी दोनों बहनें स्कूल में थीं, और तब कर्ज लेने वाले रोज घर पर आने लगे। तब मुझे पता चला कि पापा पर 20 लाख का लोन है, कुछ बैंक इंस्टॉलमेंट तो डिफॉल्ट में चली गई थी। घर मॉर्टगेज पर था और जिन रिश्तेदारों की मदद की थी उनमें से एक भी आगे नहीं आया। तो आपने अपने चाचा जी और बुआ से बात नहीं की? थी जब पापा की डेथ के टाइम हॉस्पिटल में, लेकिन चाचा जी अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे गए थे। उन्होंने बोला कि वो एक वीक बाद पहुंच पाएंगे। बुआ आई थी लेकिन उनकी फैमिली कंडीशन बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी, तो माँ ने उनसे कुछ नहीं बोला। यह तो एक बड़े धोखे जैसा लगा होगा। बिल्कुल, मुझे बहुत गुस्सा आया था, पापा पे भी और उन लोगों पे भी। कुछ महीने बस गुस्से में गुजरे, लेकिन माँ और बहन को रोज टूटते देख के मुझे समझ आया, अब ये लड़ाई मेरी है। इतना सब कुछ आपने फेस किया, कभी अपने फादर एंड एक्सटेंडेड फैमिली से बोला नहीं? मन तो बहुत किया कि पापा ने सबके लिए बहुत कुछ किया, पर हमारे लिए जब कर्ज की बात आई तो कोई नहीं आया। माँ से मैंने बहुत बार बोला कि इतना अच्छा होने से पापा और आपको क्या मिला, पर वो हमेशा मुझे एक बात बोलती, जो तेरे नसीब में वो तुझे मिलेगा और वो कोई तुझसे नहीं ले पाएगा। आपकी मदर की बात बिल्कुल सही है। लाइफ में हम कभी ऐसे फेस में पहुंच जाते हैं
जब हमें और अपने फैमिली में कुछ चुनना पड़ता है, जैसे आपके फादर ने उन्हें चुना। बिल्कुल, माँ और पापा ने यही किया। मुझे याद है वो वक्त, कुछ साल पहले, जब मैंने अपने पापा को एक रात देर तक किचन टेबल पर बैठे देखा था। उनके आसपास लोन के कागज बिखरे हुए थे और वो कांपते हाथों से हर एक रुपए को गिन रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि मैं देख रहा हूं। मैं तब एक बहुत छोटा सा था, लेकिन आज भी मुझे याद है उनकी आंखों का बोझ, घर का सन्नाटा और वो कोशिश कि हमें उस बोझ से बचा सकें। वो याद मेरे साथ रह गई और आज जब मैं रोहित के सामने बैठा हूं, उसकी कहानी में वही मजबूरी दिखाई देती है। यह सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है, यह तस्वीर है उन सभी फैमिलीज की जहां प्यार तो भरपूर है पर साधन कम है, जहां पिता अपनी खुशी, अपना सुकून तक कुर्बान कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि परिवार के सपने जिंदा रहे। रोहित की यह जर्नी एक ऐसी कहानी है जो एक फैमिली के बिखरे हुए ख्वाबों को दोबारा जोड़ने की है और उम्मीद ढूंढने की है वहां जहां लगता है सब खत्म हो गया है। अगर आपने कभी अपने पेरेंट्स को चुपके आंसू बहाते देखा है या जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर महसूस किया है, तो रोहित की यह कहानी सीधे आपकी रूह को छू जाएगी। रोहित, आपके फादर की डेथ के बाद और उनके छोड़े हुए लोन के बोझ के साथ आपने अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट करते वक्त सबसे बड़े चैलेंजेस क्या फेस किए? सबसे बड़ा चैलेंज पैसा नहीं था, इट वॉज होप। जब पापा चले गए, ऐसा लगा जैसे जमीन पैरों के नीचे से चली गई हो। जो रिश्तेदार कभी हेल्प मांगते थे वो सब चुप हो गए। कोई आगे नहीं आया कहने के चलो साथ बैठ के सॉल्यूशन निकालते हैं। सिर्फ मैं, मम्मी और मेरी बहनें थे। बैंक के नोटिस आते रहे, क्रेडिटर्स दरवाजे पे धमकाते रहे और कई बार लगा कि शायद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है फेस करने की। चैलेंज सिर्फ लोन चुकाना नहीं था, अपनी फैमिली की इज्जत वापस बनाना। छोटे छोटे जॉब्स किए, कभी एक साथ दो भी, सिर्फ घर चलाने के लिए। और सबसे बड़ा चैलेंज था बहनों से कहना, तुम्हारी पढ़ाई रुकेगी नहीं, मैं डेब्ट को हमारी पहचान नहीं बनने दूंगा। रिस्टार्ट करना ऐसा था जैसे तूफान के बीच दोबारा सांस लेना सीखना। तो आप अब बताइए, आपने यह सब कैसे शुरू किया? सबसे पहले घर बेचा, दिल पे पत्थर रख के। उस पैसे से आधा लोन चुका दिया, छोटे किराए के घर में शिफ्ट हो गए। 2 पार्ट टाइम जॉब्स की, साथ में पढ़ाई की। यूट्यूब और बुक्स से पर्सनल फाइनेंस सीखा। डिजिटल मार्केटिंग का साइड हसल शुरू किया। धीरे धीरे क्लाइंट्स मिले, इनकम स्टेबल हुई। 2 साल में पूरा कर्ज चुका दिया। फिर अपना प्लॉट लिया और एक नया घर बनवाया जिसमें वो सब सुविधाएं हैं जो पापा सपने में देखते थे। फिर मैं एक फाइनेंशियल रोड मैप बनाया 4 ईयर प्लान के लिए, जिसे मैंने नाम दिया रिबिल्ड, रिपे, रिस्टार्ट। वी पेड 20 lakhs इन जस्ट 4 years। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे हमने किया। 1. लोन ऑडिट। उन्होंने अपनी माँ के साथ बैठ के सारे लोन की स्प्रेडशीट बनाई, अमाउंट्स, इंटरेस्ट रेट्स, डेडलाइंस। उन्होंने इसे शैम शीट कहा, शर्म की वजह से नहीं बल्कि चुप रहने की कीमत याद रखने के लिए। 2. नेगोशिएशन विद लेंडर्स। मैंने पर्सनली हर लेंडर के पास जाकर बताया, डेथ की जानकारी दी, रिस्ट्रक्चरिंग की रिक्वेस्ट की। 2 गोल्ड लोन पर 1 टाइम सेटलमेंट लिया। एक पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट कम करवाया। 3. सोल्ड देयर 2 BHK हाउस। माँ की सहमति से अपना इकलौता घर 35 लाख रुपए में बेचा। 20 लाख रुपए से लोन क्लियर किया। छोटे 1 रूम यूनिट में शिफ्ट हुए 5,000 रुपए प्रति माह किराए पर। बाकी पैसे म्यूचुअल फंड्स में और अपने होम टाउन में एक छोटा प्लॉट में इन्वेस्ट किए। 4. स्मार्ट साइड हस्टल्स। यूट्यूब चैनल शुरू किया लोन ट्रैप्स एक्सप्लेन करने के लिए। फिवर और अपवर्क पर फ्रीलांसर बने। ईयर 3 में डिजिटल कोर्स लॉन्च किया, डेट फ्री इंडिया। क्या कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपने सोचा कि क्विट कर दो या लाइफ खत्म कर दो? हाँ, स्टार्टिंग 1 साल में बहुत रातों को लगा कि अगर मैं खुद को खत्म कर दूं तो बर्डन शायद खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर हमेशा माँ और बहन का चेहरा सामने आता था। उन्होंने अपना पति खोया था, अगर मैं भी चला जाता तो वो टूट जाती। मेरी बहनें मुझ में पापा को देखती थी और मैं उनका ये भरोसा तोड़ नहीं सकता था। मुझे समझ आया कि क्विट करना मेरा हक नहीं। अगर पापा अपनी लास्ट ब्रीथ तक फैमिली के लिए लड़ते रहे तो मुझे भी वही करना होगा। इसलिए लाइफ खत्म करने के बजाय मैंने फियर खत्म करने का डिसाइड किया।
तभी खुद से बोला, चाहे कितने भी साल लग जाए हम इस डेट ट्रैप से निकलेंगे। क्या आपने अपनी जर्नी में कभी गलत रास्ता चुना जिसका आज रिग्रेट है? सबसे टफ मोमेंट्स में हाँ टेम्पटेशन आई थी। एक दोस्त ने कहा था, शॉर्टकट ले लो, एक ग्रुप ज्वाइन करो जो फास्ट मनी देता है और डेट से जल्दी निकल जाओगे। कुछ दिन के लिए मैंने सीरियसली भी सोचा, लेकिन फिर पापा याद आए। उन्होंने लोन्स और रिलेटिव्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट जैसे गलतियां की, लेकिन वो हमेशा ऑनेस्ट थे, कभी झूठ नहीं बोला, कभी चीट नहीं किया। मैंने खुद से पूछा, अगर मैं गलत रास्ते पे गया तो मैं क्या बन जाऊंगा? एक और इंसान जो अपनी फैमिली को धोखा देता है। ये सोच के मैं हिल गया। मैंने वो रास्ता नहीं लिया और आज प्राउड फील करता हूँ। रिग्रेट सिर्फ इतना है कि कुछ दिन उस शॉर्टकट के बारे में सोचा, लेकिन उसने एक बड़ी सीख दी। शॉर्टकट्स लोन चुका सकते हैं, लेकिन सोल कभी रीबिल्ड नहीं कर सकते। वाह रोहित, यह तो कमाल है। इतने फोकस्ड कैसे रहे? स्टार्टिंग में इतना सिंपल नहीं था, बट चॉइस सिर्फ दो थी, बिटर या बेटर। मैंने बेटर चुना, पापा को माफ किया, समझा कि उनकी नीयत गलत नहीं थी, बस अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ फाइनेंशियल नॉलेज की कमी थी। और आपने अपने सफर से क्या सीखा जो हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कर सकते हैं? हम अपने शो में हमेशा अपने गेस्ट के लिए गए उन स्टेप्स और तरीकों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ के लिए किए और वो अचीव किया, जो लोग प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने जो किया और सीखा वो मुझे यहाँ शेयर करने में बहुत खुशी होगी। शायद मेरे बातों से कोई और रोहित बन से बच जाए। प्लीज बताइए। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप सबको फॉलो करने हैं। लोन लेने से पहले रीपेमेंट प्लान जरूर बनवाएं। पैसों के मामले में इमोशन से काम ना लें। लाइफ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड जरूर हो। पैसों की बात घर में खुल के करें। आखिरी सवाल, उन युवाओं के लिए क्या मैसेज है जो सिमिलर सिचुएशन में हैं? भागने से कुछ नहीं होगा, सामना करें, स्किल्स सीखें, अर्न करें, सेव करें और सबसे इंपॉर्टेंट, माफ करें। माफी दिल को हल्का करती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ लोन चुकाने की नहीं है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि रिग्रेट में भी रिडेम्पशन होता है। लाइफ में गलतियों से भी लेसन्स लेने होते हैं और जब लाइफ अनबेरेबल लगती है तब सिर्फ एक चीज जरूरी होती है, करेज टू कंटिन्यू। जैसा कि रोहित ने हमें रिमाइंड किया, प्रोटेक्टिंग योर फैमिली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्स ऑफ लव। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ माइंडसेट मैटर्स, जहां हम कंटिन्यू करेंगे स्टोरीज ऑफ करेज, ट्रांसफॉर्मेशन और इंस्पिरेशन एक्सप्लोर करना। अंटिल देन, ये है संस्कृत रिमाइंडिंग यू टू स्टे स्ट्रांग, स्टे होपफुल एंड ऑलवेज प्लान अहेड। थैंक यू रोहित एंड थैंक यू लिसनर्स फॉर जॉइनिंग अस। तो अंत में यह लाइन जो पोएट ने लिखी है, स्कार्स हमें याद दिलाते हैं कि हम कहां से आए, पर वो डिसाइड नहीं करते कि हम कहां जा रहे हैं। साइन ऑफ से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हम सब अक्सर अपनी स्ट्रीट साफ करने की बात करते हैं, नदियों को साफ करने की बात करते हैं, देश को साफ करने की बात करते हैं, और हां, ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन एक सवाल है, जो क्लटर हमारे अंदर जमा है, उसका क्या? वो फाइनेंशियल मेस, वो पुरानी कड़वाहट, वो डर जो हम अपने दिल के कोने में दबा देते हैं। सोचो, अगर हम उन्हें साफ कर पाएं तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर हम अपनी जिंदगी को ठीक कर लें, अपने फाइनेंसेस को वाइजली प्लान करें और अपने परिवार का ख्याल सबसे पहले रखें, तो इसका रिपल इफेक्ट पूरा समाज और देश तक जाता है। इसलिए शुरुआत खुद से करो, अपने आप को हील करो, अपनी ताकत को पहचानो, और जब तुम स्ट्रांग बन जाओ तो उस ताकत को अपने पड़ोसी और अपने देश की लाइफ बेटर बनाने में लगाओ। याद रखो, बदलाव घर से शुरू होता है और वहीं देश तक पहुंचता है। तो आज हम सब ये वादा करें, सिर्फ अपने आसपास को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा, अपने फाइनेंसेस और अपने दिल को भी साफ करेंगे। तभी असली बदलाव शुरू होगा।